हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 20 मार्च 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से जान लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, संभल। नेजा मेला डिसअलाउड, मुस्लिम्स नाउ सीक्स नोट फॉर सद्भावना मेला। नेजा मेला, इसको अभी हाल ही में संभल के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कर दिया, डिसअलाउ कर दिया कि भाई आप इस मेले को अब ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। हर साल ये मेला कई लगभग 200-300 सालों से संभल में लगता है। जस्ट होली के बाद बहुत सारे प्रोसेसन निकलते हैं और इसके बहुत सारे अलग मायने हैं। तो इस बार जो एडमिनिस्ट्रेशन है संभल का, उसने इसको लेके मना कर दिया। संभल उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। अभी लगभग 8-9 साल पहले ही इस डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया है। पिछले साल से बहुत ज़्यादा डिबेट में है ये संभल। यहाँ मॉस्क का सर्वे कराया गया, बोला गया कि यहाँ पे एक टेम्पल हुआ करता था, टेम्पल को तोड़ के मॉस्क बनाई गई। सर्वे हुआ, देन सर्वे के दौरान सर्वेयर्स पे, पुलिस पे स्टोन पेल्टिंग करी गई, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। तब से जो संभल है वो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है और सिचुएशन यहाँ पर टेंस बनी हुई है। इसके बाद होली 46 ईयर्स के बाद प्रॉपर तरीके से यहाँ पर होली मनाई गई और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी आपको यहाँ पे देखने को मिली होगी। पुलिस ने एक तरह से पूरे फोर्ट में कन्वर्ट कर दिया था पूरे संभल को। तो संभल न्यूज में आपको देखने सुनने को मिलता रहता होगा। अब जो संभल है वो नेजा मेले की वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्या है ये नेजा मेला और क्या इसको लेके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है जो संभल का, उसका क्या ओपिनियन है। तो जब मुस्लिम समाज के लोग एक रिक्वेस्ट लेके एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए कि हर साल की तरह हम लोग इस साल भी जो नेजा मेला है जो जस्ट आफ्टर होली होता है उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो संभल के एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया और कहा कि ये जो नेजा मेला है ना, अगर आप ये जानबूझ के ऑर्गेनाइज कराते हो तो आप क्राइम कर रहे हो, और अगर आप बिना जाने बूझे ना समझी में ये सब कर रहे हो तो आपको जान लेना चाहिए। जो नेजा मेला है ये किसके ऑनर में हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है? महमूद गजनवी, वही जो 11वीं सेंचुरी में इंडिया आया था, जिसने सोमनाथ को लूटा था, उसका जो नेफ्यू था, उसने जब संभल को लूटने आया था, संभल पे कब्जा किया था, मासैकर किया था, उसके ऑनर में हर साल ये नेजा मेला मनाया जाता है। तो आप एक ऐसे पर्सन को, क्या नाम था इसका, मसूद गाजी, जो महमूद गजनबी का नेफ्यू हुआ करता था। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि अगर आप इस हिस्ट्री को जानते हो और इस हिस्ट्री को जानते हुए अगर आप इस मेले को ऑर्गेनाइज करते हो हर साल, तो आप कैसा काम कर रहे हो, एंटी नेशनल एंड इनएप्रोप्रिएट। और अगर नहीं जानते हो तो आप इस चीज को जान लीजिए, क्योंकि जिसके ऑनर में ये मेला लगा रहे हो आप, जिसके ऑनर में ये मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल, उस पर आरोप है कि उसने सोमनाथ टेम्पल को तोड़ने में और लूटने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। दैट इज वाई हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। तो इसके बाद इसी समाज के लोगों ने सद्भावना मेला ऑर्गेनाइज करने की परमिशन मांगी है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कि ठीक है, चलिए हम नेजा मेला ऑर्गेनाइज नहीं करते, बट एक सद्भावना मेला जो क्या मैसेज देगा, हमारे इंडिया में रिलीजियस हार्मनी का मैसेज देगा, तो हम इसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। तो देखिए क्या निकल के आता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से। मोस्ट प्रोबेबली इसकी परमिशन मिल जाएगी और ऐसे जो चीज़ें हैं, फेयर हैं, फेस्टिवल है, इनको परमिशन मिलते रहनी चाहिए और ये ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए, क्योंकि ऐसे हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जो मल्टी रिलीजियस है, मल्टी डाइवर्स है, मल्टी सेक्टरल सोसाइटी है ना। तो ऐसे सोसाइटी में, ऐसे कंट्री में इस तरह के हार्मनी वाले जो फेयर एंड फेस्टिवल है वो हमेशा होते रहने चाहिए, ताकि हम लोग भले ही डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हो, साथ में को एग्जिस्ट करते रहे साथ में। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। संभल ना, कहाँ पे अगर पूछा जाए कभी एग्जाम में तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का एक नया डिस्ट्रिक्ट है ये, ठीक है। चलिए, और पूछा जाए अगर नेजा मेला है ना किसके ऑनर में लगाया जाता है, तो मसूद गाजी, जो कि नेफ्यू है किसका, 11वीं सेंचुरी इन्वेडर महमूद गजनी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम अपार आईडी। इज द अपार आईडी फॉर स्टूडेंट मैंडेटरी? अपार आईडी, इसके बारे में जो फैक्ट फाइल है इसकी हम डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना समझिए, अपार आईडी आधार की तरह एक आईडी है
जैसे आधार नंबर होता है वैसे ही एक अपार नंबर होगा। और जैसे आधार नंबर, आधार आईडी के थ्रू क्या मिलती है हमें, एक नेशनल आइडेंटिटी मिलती है, वैसे ही अपार नंबर के थ्रू स्टूडेंट को एक नेशनल आइडेंटिटी मिलेगी, एक नेशनल आइडेंटिटी मिलेगी। उसकी जितनी भी अचीवमेंट है ना, उसकी जितनी भी अचीवमेंट है, उसकी जितनी भी मार्कशीट है, वो सिर्फ एक नंबर के थ्रू ट्रेस की जा सकेंगी। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा डिबेट शुरू हो गई कि क्या ये मैंडेटरी है ना। कितना अच्छा लग रहा है कि कोई पर्सन है, उसको अपार आईडी अलॉट हुई है एंड वो कहीं इंटरव्यू देने जाता है तो उसे मार्कशीट कैरी करके नहीं ले जाना पड़ेगा, उसे बस अपना अपार नंबर बताना होगा इंटरव्यूअर को, और इंटरव्यूअर उसकी सारी की सारी जो मार्कशीट हैं, जो उसकी अचीवमेंट है, उनको ट्रैक कर सकेगा लाइव। ठीक है, तो देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये कहीं ना कहीं एक डेटा सिक्योरिटी का कंसर्न खड़ा करता है लोगों के सामने। ठीक है, कि ये डेटा अगर कहीं लीक हो गया तो, है ना, मान लो कि कोई स्टूडेंट है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है ना, एकेडमिकली बहुत अच्छा है, साइंस बैकग्राउंड का है, उसको एबडक्ट किया जा सकता है, उसे ट्रैक करके क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज कराया जा सकता है। ठीक है, उसकी सारी अचीवमेंट को हैक करके किया जा सकता है, या हैक करके क्या मांगा जा सकता है, उससे रैंसम मांगी जा सकती है कि आप पैसे दो वरना हम आपका ये सारा डेटा है वो क्या कर देंगे, है ना, डिलीट कर देंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट को पता चलता रहेगा एक्टिविटीज के बारे में कि जो स्टूडेंट है उसका इंक्लिनेशन किस तरफ है। ठीक है, तो जो इंटरनेट एक्टिविस्ट हैं उनका कहना है ये कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनकी प्राइवेसी में कहीं ना कहीं पेनिट्रेट करता है। दैट इज वाई जो अपार आईडी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत है। तो जब क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, लाइक सीबीएसई वगैरह से, कि क्या ये मैंडेटरी है, तो जवाब आया नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इनरोल करवाना चाहते हो तो करवा लीजिए, अदरवाइज नहीं करवाना चाहते हो तो मत करवाइए। ठीक है, अगर आपको इनरोल नहीं कराना है तो आप जो स्टूडेंट है उसके फादर को राइटिंग में देना पड़ेगा। पेरेंट हैव टू ऑप्शन ऑफ राइटिंग टू स्कूल एंड ऑप्टिंग आउट ऑफ जनरेटिंग द अपार आईडी फॉर चिल्ड्रन इन देयर केयर। द सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ has provided a template on its website which parent wishing to opt out of the scheme can add it send to their school। ठीक है, तो याद रखेंगे अपार आईडी इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, और अगर पेरेंट्स चाहें रिटर्न में दें इंस्टीट्यूशन को या स्कूल को तो अपार आईडी ना बनाने का, अपार आईडी ना जनरेट करने का ऑप्शन भी वो लोग चूज कर सकते हैं। तो एक तरह से मैंडेटरी नहीं है, थोपा नहीं जा रहा है। ठीक है, बट डेटा सिक्योरिटी अब हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, हम फेसबुक भी इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट ट्विटर एक्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ हमें डेटा सिक्योरिटी का कंसर्न क्यों नहीं आता है ना। कितनी प्रोग्रेसिव चीज़ है अपार आईडी। स्टूडेंट की जितनी भी अचीवमेंट है, जितना भी उसका एकेडमिक पोर्टफोलियो है, उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके रख देगी, है ना। इससे बहुत सारे फायदे मिलेंगे। पहला फायदा मैंने आपको बताया कि कैसे इंटरव्यूअर, है ना, क्या कर सकेगा, ट्रैक कर सकेगा, है ना, स्टूडेंट का, है ना, जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है, जिससे उसे क्या नहीं कैरी करना पड़ेगा, है ना, मार्कशीट कैरी नहीं करना पड़ेगा, तो मार्कशीट चोरी होने का खतरा खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अपार आईडी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, लाइक अगर कोई स्टूडेंट है, उसके फादर गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, और उसका आधा सेशन हो गया है किस स्कूल में, एंड मीनवाइल उसके फादर का ट्रांसफर हो जाता है। तो पहले क्या होता था कि पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाता था बच्चे का, या तो उसके फादर को उसे वहाँ छोड़ना पड़ता था, अदरवाइज उसके फादर को उसकी पढ़ाई छुटवानी पड़ती थी, उसका एडमिशन कैंसिल आउट करवाना पड़ता था कि चलो अब नेक्स्ट सेशन में कराएंगे। बट अपार आईडी आने से ये जो प्रॉब्लम है ना कहीं दूर हो गई है। अपार आईडी के थ्रू क्या कर सकता है ना, कि अगर कोई पर्सन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर ट्रांसफर होकर किसी दूसरे एरिया में जाता है तो अपार आईडी के थ्रू वो अपने बच्चे का एडमिशन उसी सेशन से, है ना, जिस सेशन को वो छोड़ के गया है उसी सेशन से किसी दूसरे स्कूल में करा सकता है, क्योंकि उसकी जितनी भी अचीवमेंट है अपार आईडी पे होंगी, उसका डेटाबेस अपार आईडी पे होगा, जिससे जो स्कूल है जहाँ उसका ट्रांसफर हुआ है वो इजीली इसको क्या कर सकेगा, ट्रैक कर सकेगा।
ठीक है, तो बहुत सारे इसके फायदे हैं। बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होंगे, इंटरव्यू में फ़ायदा मिलने वाला है, जो फिजिकल फॉर्म में मार्कशीट हमें कैरी करनी पड़ती है ना, वन प्लेस टू अनदर, वो कैरी करने का जो रिस्क है वो क्या हो जाएगा, एक तरह से ख़त्म हो जाएगा, चोरी होने का जो रिस्क है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे होने वाले हैं, है ना। बट पता नहीं क्यों डेटा प्राइवेसी इन्हीं चीज़ों पे आती है, आधार पे आएगी, इंस्टाग्राम पे डेटा प्राइवेसी लीक नहीं होती है, फेसबुक पे डेटा प्राइवेसी लीक नहीं होती, बट अपार आईडी आने से डेटा प्राइवेसी लीक हो जाएगी, सरकार को पता चल जाएगा बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है, अपार आईडी के, चलिए अपार आईडी क्या है एक्चुअली हम जान लेते हैं अपार आईडी के बारे में। ये देखिए अपार आईडी कुछ ऐसी लगती है आधार कार्ड की तरह। ठीक है, यहाँ पे एक क्यूआर कोड आपको देखने को मिलेगा, इसी क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी आपकी डिटेल के बारे में जान सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये 12 डिजिट की होने वाली है, 444। ठीक है, 12 डिजिट की ईमेल आपकी अपार आईडी होने वाली है। अपार, अपार की क्या फुल फॉर्म है? ए स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड, पी स्टैंड फॉर परमानेंट, ए स्टैंड फॉर अकेडमिक, ए स्टैंड फॉर अकाउंट और आर स्टैंड फॉर रजिस्ट्री। ऑटोमेटिक, परमानेंट, अकेडमिक, ऑटोमेटेड, अकाउंट, रजिस्ट्री। ठीक है, तो ये अपार आईडी की फुल फॉर्म है। कौन सी एजेंसी, कौन सी मिनिस्ट्री इसको ऑपरेट करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको ऑपरेट करती है, इसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। कहाँ से आया अपार आईडी का विजन? तो अपार आईडी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ब्रेन चाइल्ड है ना। इसी ने सजेस्ट किया कि ये एक यूनिक, जैसे हमारी एक यूनिक आईडी होती है, अपार आधार आईडी होती है, वैसे एक यूनिक स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए, है ना। जैसे आधार क्या करता है, वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन आइडेंटिटी की वैल्यू को, मोटो को साथ लेके चलता है, वैसे अपार आईडी वन स्टूडेंट वन नेशन, इसके मोटो के साथ काम करता है। ठीक है, एम क्या है? टू स्ट्रीमलाइन एकेडमिक रिकॉर्ड कीपिंग एंड फैसिलिटेट सीमलेस स्टूडेंट transition between institution, to promote multiple entry exit system, track academic up to co-curricular achievement and enable transparent educational data management। ठीक है, तो ये आपकी अपार आईडी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। तो अभी हमारे इंडिया में हाल ही में क्या चल रहा है? रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग क्या है? ये रायसीना डायलॉग एक जियोपॉलिटिकल फोरम है, एक प्लेटफॉर्म है इंडिया का, है ना, जिसको हर साल मार्च के महीने में ऑर्गेनाइज किया जाता है। दुनिया भर से डिप्लोमेट और जितने भी आपके फॉरेन स्टेट्समैन हैं उनको बुलाया जाता है और उनसे जियोपॉलिटिक्स पे डिबेट की जाती है, क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो जियोपॉलिटिक्स जो लवर होते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इसमें इनवाइट किया गया अभी हाल ही में फिलीपींस के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन पूछा गया चाइना के बारे में। तो चाइना को इन्होंने बताया एक कॉमन थ्रेट। किसके लिए? इंडिया और फिलीपींस के लिए। इन्होंने बोला कि जो चाइना है, इंडिया और फिलीपींस का एक कॉमन एनिमी है, दैट इज वाई इंडिया और चाइना को मिलके काउंटर करना, इंडिया और फिलीपींस दोनों को मिलके काउंटर करना चाहिए चाइना को। ठीक है, और कैसे काउंटर करेंगे इनका इन्होंने एक जवाब दिया है। इन्होंने बोला है कि देखो हम एक मिलिट्री अलायंस टाइप बना रहे हैं। क्या है ये मिलिट्री अलायंस टाइप? ये मिलिट्री अलायंस टाइप जो है साउथ चाइना सी में काम करेगा। ठीक है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान, फिलीपींस, ये कंट्री अब तक शामिल हो चुके हैं। तो इन्होंने इनवाइट किया है इंडिया को कि आप भी आइए और आप हमें साउथ चाइना सी में ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इंडिया का इस पे क्या ओपिनियन रहता है। बट मोस्ट प्रोबेबली इंडिया का ओपिनियन जो है इस पे न्यूट्रल ही रहेगा। साउथ चाइना सी को लेके इंडिया बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहता है, क्योंकि इंडिया को साउथ चाइना सी से बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि ना तो उसकी टेरिटरी में आता है, ना वहाँ पे इंडिया का चाइना के साथ कोई डिस्प्यूट है। तो जहाँ तक है देखने को मिलेगा साउथ चाइना सी में आपको चाइना के प्रति इंडिया का एक न्यूट्रल स्टांस ही देखने को मिलेगा। तो कम से कम इंडिया तो ज्वाइन नहीं करने वाला है। बट इन्होंने एक कंट्री को और इन्वाइट किया है इंडिया के साथ में, जिसका नाम है साउथ चाइना सी का नियर बाई कंट्री है साउथ कोरिया।
ठीक है, तो मोस्ट प्रोबली साउथ कोरिया जो है इसको ज्वाइन कर लेगा। ताइवान को नहीं इनवाइट करेंगे ये लोग, बिकॉज सारे कंट्री जो चाहे फिलीपींस हो या वियतनाम हो, भले ही ये चाइना के साथ हॉस्टिलिटी रखते हों, बट कहीं ना कहीं ये वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली। अगर वन चाइना पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे तो चाइना की तरफ से आउटरीच नहीं, सीधा अटैक आना है इनके ऊपर। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि मैं जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हमारे अनिल चौहान है उनसे बात करूंगा और उन्हें कन्विंस करूंगा कि भाई आप आइए साउथ चाइना सी में हमें ज्वाइन कीजिए, बिकॉज वी हैव ए कॉमन एनिमी। बट एक एक्सपेक्ट ये कहता है कि शायद इंडिया इसको ज्वाइन कर ले, बिकॉज फिलीपींस एक बहुत बड़ा बायर है, बहुत बड़ा बायर है इंडियन वेपन्स का। अभी हाल ही में इन्होंने ब्रह्मोस परचेज किए, अब आकाश को परचेज करने पे फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे आर्मर व्हीकल भी इंडिया से ही परचेज करने वाले हैं, तो हो सकता है इंडिया का स्टांस इस पर बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिले हमें। चलिए बात करें फिलीपींस की, तो फिलीपींस एक आइलैंड बेस्ड कंट्री है। ये देखिए एक आइलैंड बेस्ड कंट्री है जो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन के बीच में। फिलीपींस ये छोटे छोटे सी हैं, इनको नाम दे दिया गया इनके नाम पे, बट पैसिफिक ओशन का पार्ट है। इसकी कैपिटल मनीला है। अगर नियर बाई कंट्रीज की बात करें तो बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको मिलेगी नहीं, बिकॉज एक आइलैंड बेस्ड कंट्री है। बट अगर इसकी मैरीटाइम बाउंड्री के बारे में बात करें तो आपको मलेशिया देखने को मिलेगा इसके बगल में, फार वेस्ट में आपको वियतनाम देखने को मिलेगा, नॉर्थ में आपको ताइवान और चाइना देखने को मिलेगा। प्रेसिडेंट की बात करें तो बोंग बोंग मार्कोस इनका नाम है। ऑफिशियल लैंग्वेज फिलिपिनो और इंग्लिश बोली जाती है। करेंसी इनकी पीसो है, फिलीपीन पीसो। पॉपुलेशन लगभग 11.49 करोड़ है। चलिए नेक्स्ट, नासा एस्ट्रोनॉट स्ट्रैंडेड इन स्पेस फॉर 9 month back on earth with a splashdown, 286 days। ये डेडलॉक चल रहा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और नासा के बीच में। क्या हुआ था एक्चुअली 286 डेज बिफोर, दो एस्ट्रोनॉट बिली विलमोर और सुनीता विलियम्स, इनको भेजा गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। बट जब इन्हें वापस आना था तो जो इनका शिप था स्टार शिप, उसके प्रोपल्सन सिस्टम में काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से 286 डेज तक इन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रहना पड़ा। चलो ट्रेजेडी में ही सही, बट थर्ड पोजीशन पे पहुंच गई है सुनीता विलियम। हालांकि रिकॉर्ड नहीं टूट पाया। सबसे ज़्यादा दिनों तक स्पेस में रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है? 437 कंजिक्यूटिव डे बेलारी पॉलिस्कोप रशिया के हैं। इसके बाद यूएस के एक 371 डेज फ्रैंक रिबियो। इसके बाद सुनीता विलियम थर्ड पोजीशन पे आ गई हैं स्पेस में रहने के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए ये रहा आज का द हिंदू। मिलते हैं कल यानी कि 21 मार्च के द हिंदू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।